स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है असेसमेंट का और इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप की असेसमेंट्स कर सकते हैं। तो असेसमेंट का मतलब है इनकम का कैलकुलेशन करना और टैक्स का काउंट करना, राइट। तो असेसमेंट में हम देखेंगे सबसे पहला है सेल्फ़ असेसमेंट। सेल्फ़ असेसमेंट मतलब जो हम खुद अपना असेसमेंट करते हैं, यानी कि असेसी जब अपना असेसमेंट खुद करता है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सेल्फ़ असेसमेंट की। तो अब जब भी हम अपनी रिटर्न भरते हैं, ओके, कोई भी असेसी जब अपनी रिटर्न फिल करेगा तो वो ये ऑब्वियसली देखेगा कि उसने कितना एडवांस टैक्स पे किया है, कितना उसने टीडीएस कटवाया है, कहाँ पे उसको कोई टैक्स रिलीफ मिला है, कहीं उसको कोई टैक्स क्रेडिट मिला है, राइट। तो ये सब करने के बाद अभी भी अगर कोई टैक्स बचता है तो वो रिटर्न भरने से पहले उस टैक्स को चालान से जमा कराएगा। दैट मीन्स कि उसने अपनी तरफ से सारा टैक्स पे कर दिया है। इसी को हम टैक्स असेसमेंट कहेंगे। तो अपनी रिटर्न के बेस पर जब वो एक स्टेटमेंट तैयार करेगा और उसमें अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करेगा और उसके बाद देखेगा कि कहाँ कहाँ उसने टैक्स दे दिया है ऑलरेडी और अब उसका कितना टैक्स पेबल है, तो उसको चालान के थ्रू वो जो है टैक्स को पे करना है। और इट मीन्स कि अब उसने अपना सेल्फ असेसमेंट कर लिया है, ठीक है। तो सेल्फ असेसमेंट हमेशा असेसी खुद करता है, अपने आप करता है और उसके लिए किसी और पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की यानी असेसिंग ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब अगर मान लीजिए जो उसने रिटर्न भरी है तो डेफिनेटली उसके साथ वो टीडीएस का फॉर्म भी अटैच करेगा, वो एडवांस टैक्स का भी डिटेल भरेगा। तो जब आप अपना रिटर्न फिल करते हैं और आप उसमें ये शो कर रहे हो कि आपने इतना इतना टैक्स पहले पे कर दिया है, तो ऑब्वियसली आपको उनके प्रूफ भी रिटर्न के साथ लगाने होंगे, ठीक है। अदरवाइज़ बिना प्रूफ के असेसिंग ऑफिसर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकता है कि आपका प्रूफ नहीं है, तो इट मीन्स कि वो शायद उस बात को एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। और उसके अलावा भी अगर मान लीजिए रिटर्न जैसे हम लेट भरते हैं या हमारा ऊपर कोई इंटरेस्ट ड्यू है, एडवांस टैक्स हमने थोड़ा भरा है, फॉर एग्जांपल अब एडवांस टैक्स में देख चुके हैं कि हम 90% एडवांस टैक्स से कम पे करते हैं तो हमें 234B के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और अगर हमने एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंगली पूरा अमाउंट नहीं भरा है तो हमें 234C के अकॉर्डिंगली जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो इंटरेस्ट भी आप अपना इस सेल्फ असेसमेंट में ही पे करोगे, यानी कि जो भी टैक्स आपका बन रहा है वो प्लस में जो भी आपका इंटरेस्ट ड्यू है वो भी आपको पे करना होगा, ठीक है। ओके, उसके अलावा फिर हम देखेंगे कि अगर असेसी ऐसा करने में असफल होता है, मींस कि वो अपना टैक्स पे नहीं कर पाता टाइम पे या रिटर्न टाइम पे नहीं भर पाता, तो उसे असेसी इन डिफ़ॉल्ट कहा जाएगा। और ऑब्वियसली फिर उसको डिपार्टमेंट से नोटिस आएंगे और उसके नोटिस के जवाब देने होंगे और मे भी उसके और भी आगे कुछ आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आएंगे सीधा, दैट इज़ फ़ी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। मान लीजिए अगर आप रिटर्न टाइम पर नहीं भरते हैं, ऑब्वियसली रिटर्न भरने की एक डेडलाइन होती है। जैसे इंडिविजुअल के लिए अगर मैं बात करूं तो डेट है 31 जुलाई तक आपको भरनी है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो उसके लिए आपको एक फ़ीस और भरनी पड़ेगी, राइट। अब वो फ़ीस क्या है वो एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए देयर आर 4 केसेस, एक एक करके मैं आपको बताने वाली हूँ। इस फ़ीस को हम 234F में देखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, मान लीजिए अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है ही नहीं लेकिन फिर भी आप रिटर्न भर रहे हो। अभी बहुत सारे बच्चे फिर कंफ्यूज होने वाले हैं ये सोच के कि जब टैक्स ही नहीं भरना है तो रिटर्न भी क्यों भरें। ऐसा नहीं है बच्चों। हमने जब रिटर्न का चैप्टर किया तो एक बात क्लियर की थी कि कई बार ऐसा भी होता है कि असेसी की इनकम टैक्सेबल नहीं है, उसके बावजूद भी देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस इन विच ही और शी हैज़ टू फाइल द रिटर्न। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैक्स भरना है इसलिए आप रिटर्न भर रहे हो। बहुत सारे केसेस में आपको रिटर्न भरनी ही होगी, हो सकता है उसकी वजह से आपको कुछ बेनिफिट्स जो मिलने थे वो ना मिल पाए, ठीक है। तो मान लीजिए जो पहला केस था, हम कहाँ पहुँच गए, यस यहाँ पे पहला केस कह रहा है कि अगर आपका एक्सपायर मतलब एक सेकेंड यहाँ पे थे, हाँ, अगर इनकम जो है आपकी टैक्सेबल लिमिट से तो कम है बट आप फाइल कर रहे हो रिटर्न, तो आपको फ़ीस कोई नहीं भरनी है। बेशक से आप रिटर्न लेट भी फाइल कर रहे हो ना, तो वहाँ पे क्योंकि
डिपार्टमेंट को कोई लॉस तो नहीं हो रहा है ना। एक तो होता है ना कि आपको टैक्स भरना था, देन आपको रिटर्न फाइल टाइम पे करनी थी, अगर नहीं करोगे तो फ़ी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि रिटर्न हम किसी और वजह से भर रहे हैं, टैक्स तो हमारा बनता ही नहीं है, तो लेट भी भरोगे तो फ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट पे आ जाओ, अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, राइट, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, डज़ नॉट एग्जीड, तो आपकी फ़ीस 1,000 रुपये लगेगी। लेट रिटर्न भरने की फ़ीस है ये, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं अलग केसेस में। किसी भी और केस में अगर रिटर्न ड्यू डेट के बाद भरी जाएगी, लेकिन 31 दिसंबर 2020, अभी सभी फाइनेंशियल ईयर के लिए 2020 नहीं है, हमारा फाइनेंशियल ईयर 1920 है, इसीलिए हमने 2020 लिया है। मान लीजिए मेरा फाइनेंशियल ईयर हो 1819, फाइनेंशियल ईयर मतलब प्रीवियस ईयर अगर 1819 है तो यहाँ मैं 31/12/19 लूँगी, ये ध्यान में रखना, क्योंकि इस समय आपके लिए फाइनेंशियल ईयर 1920 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 31 दिसंबर 2020 से पहले आपने रिटर्न भरनी है, लेकिन ड्यू डेट के बाद भरनी है, तो फ़ीस आपकी 5,000 रुपये लगेगी। पहले मैं केस में पहले आती हूँ, फर्स्ट केस में टैक्स आपका नहीं लग रहा, बट रिटर्न आपको भरनी है, कोई फ़ीस नहीं लगेगी, बेशक आप ड्यू डेट के बाद भी क्यों नहीं भरते हो। दूसरा, टोटल इनकम आपकी 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, फ़ीस आपकी 1,000 रुपये अगर आप ड्यू डेट के बाद भरते हो। तीसरा, ड्यू डेट के तो बाद भरते हो, लेकिन 31 दिसंबर और फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर का जो है उससे पहले भरते हो। फाइनेंशियल ईयर का मतलब हो गया, अगर मान लीजिए मेरा फाइनेंशियल ईयर है 15-16, यानी 1 अप्रैल 15 से लेकर 31 मार्च 16, तो मुझे 31 मार्च 16 से पहले रिटर्न भरनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 5,000 रुपये आपका फ़ीस लगेगी। और लास्ट में आ रहा है, अगर रिटर्न आपने इस डेट के भी बाद में भरी है, मतलब फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर के बाद में भरी है, देन आपको फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर के बाद, लेकिन 21 से पहले, मतलब यूँ लगा लो आप कि असेसमेंट ईयर के बीच में कभी भरी है। ये तो असेसमेंट हुआ ना सॉरी, असेसमेंट कहाँ हुआ, 1 मार्च से असेसमेंट, 1 अप्रैल से असेसमेंट स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर ही ध्यान रख लो। फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर के बाद, लेकिन असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर से पहले, ठीक है, आपने रिटर्न भरनी है, तो आपको 10,000 रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा। तो अच्छा यही है कि इतना भारी भरकम फ़ाइन देने की बजाय आप रिटर्न टाइम पे भर लो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। आप चलते हैं आगे। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेल्फ असेसमेंट, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। 234A में ये आपका इंटरेस्ट पेबल होता है, जिसका हमने एक न्यूमेरिकल लास्ट वीडियो में किया भी था। तो आप जो भी टैक्स कैलकुलेट करोगे उसमें से आपने एडवांस टैक्स पे किया है, आपने TDS पे किया है, कोई आपको रिलीफ मिला है, कोई टैक्स क्रेडिट मिला है, और उसके बाद आपका जो भी अमाउंट बचता है दैट विल बी पेड विद दिस रिटर्न, प्लस आपको इंटरेस्ट देना है, टैक्स तो देना ही है, साथ में आपको इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है। 234A में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ओके जी, ये एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, इसको कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। ए हु इज़ नॉट एंगेज इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है, बिजनेस नहीं कर रहा है, आप उसकी इनकम कंप्यूट कीजिए, टोटल इनकम ऑन सेल्फ असेसमेंट। अच्छा, उसने कर लिया इनकम कैलकुलेट, दैट इज़ 6,27,500, ठीक है। ही पेड ₹20,720 एडवांस टैक्स, ध्यान रखना 20,720 एडवांस टैक्स पे कर चुका है। TDS कटवा चुका है वो 15,000। ही फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 10 अक्टूबर। इंडिविजुअल के लिए जो रिटर्न भरने का टाइम है वो 31 जुलाई है, आपने 10 अक्टूबर को भी करा है, तो अगर जुलाई के बाद जो अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, सितंबर और अक्टूबर के 10 दिन, ठीक है। 10 अक्टूबर 2020 को आपने रिटर्न भरी, लेकिन आप ये देखो कि आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है, और आपका जो पहला केस भी नहीं है, दूसरा केस भी नहीं है, तीसरा केस में आ रहे हो आप। फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर से पहले आपने भर दिया। फाइनेंशियल ईयर तो मेरा 19-20 हुआ ना, और 2020 के 31 दिसंबर से तो पहले भर दिया ना, लेकिन ड्यू डेट के बाद में भरी है, तो आपको पेनल्टी नहीं, आपको फ़ीस देनी पड़ेगी 5,000 रुपये। फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, इज़ ही लाइबल टू डिपॉजिट एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड फी विद सेल्फ असेसमेंट? डेफिनेटली। 234A में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 1% सिंपल इंटरेस्ट पर मंथ, ठीक है।
जितना आपका टैक्स बनेगा ना उसके ऊपर आपको 1% पर मंथ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, वो भी पे करोगे। टैक्स तो करना ही करना है पे, इंटरेस्ट भी पे करना है, प्लस में 5,000 रुपये फ़ीस भी भरनी है। एंड फ़ी विद सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 234A। 234A में आपको इंटरेस्ट भरना है, 234F में आपको फ़ीस भरनी है। इफ़ येस कंप्यूट द अमाउंट। तो चलो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको अमाउंट दे रखा है ना इनकम का, टोटल इनकम ये है। मैंने आपको यहाँ पर सीधा टैक्स निकाल के दिखाना है। टैक्स ऑन इतना दैट इज़ 39520। आप चाहो तो निकाल कर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इस टैक्स के ऊपर आपने क्या क्या पे कर रखा है। एडवांस टैक्स पे कर रखा है, TDS पे कर रखा है। कितना कितना कर रखा है ये, और 15,000 रुपये, यानी कि मैंने माइनस किया। मेरा टैक्स जो बनता है 3800 रुपये, राइट। लेकिन रिटर्न के साथ मैं 3800 भर रही हूँ, मतलब रिटर्न तो मैंने लेट भरी है। तो लेट भरी है तो एक तो ये देखो 5,000 आपको दिख रहा है, दिस इज़ अमाउंट फॉर फ़ी। एंड 3 महीने कैसे काउंट किए, 31 जुलाई के बाद ये अगस्त हो गया पूरा, और सितंबर हो गया, और अक्टूबर के 10 दिन हो गए। तो 2 महीने 10 दिन हो गए, क्योंकि पर मंथ है तो इसलिए मैं उसको फ्रैक्शन को एक पूरा मंथ मान लूँगी, तो 3 महीने हो गया। तो 3800 रुपये पर 3 महीने का अगर इंटरेस्ट निकालती हूँ तो दैट इज़ 114। अब आप देखो, आपको एक तो 3800 टैक्स के देने हैं, 5,000 फीस के देने हैं, 114 रुपये आपको क्या देना है, इंटरेस्ट का। किसका देना है, इंटरेस्ट का देना है, ठीक है। तो इतना तो कमाल है कि भाई इतना टैक्स नहीं बन रहा जितना मैं फ़ी पे कर रही हूँ। तो अच्छा यही है ना कि मैं रिटर्न टाइम पे भरता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है जी। तो ये था हमारा छोटा सा क्वेश्चन। अगले पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज़ समरी असेसमेंट और असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न और प्रोविजनल असेसमेंट। इसका मतलब क्या है, असेसी ने सेल्फ असेसमेंट कर लिया, रिटर्न भर दी, टैक्स पे कर दिया जो उसकी समझ में आया। असेसिंग ऑफिसर के पास रिटर्न गई, एक तरीके से उसने सबमिट कराई तो पहुंच गई डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट में जब आपकी रिटर्न पहुंची, उसके बेस पर जो असेसमेंट हुआ, लेकिन आपको हमने डिपार्टमेंट नहीं बुलाया, ना ही आपसे कोई और डॉक्यूमेंट मांगे। सिर्फ आपकी जो रिटर्न फाइल हुई थी, या आपको अगर कोई नोटिस दिया गया था, उसके आधार पर जो आपने रिटर्न फाइल की थी, उसके बेस पर हमने असेसमेंट कर दिया। प्लस में अगर हमें लगा, हमें का मतलब असेसमेंट ऑफिसर की बात कर रही हूँ मैं, अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि रिटर्न में जो भी चीज़ें आई हुई हैं उसमें कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, जैसे टोटल इनकम आपका जो कैलकुलेट किया है उसमें कहीं कोई मैथमेटिकल एरर रह गया है, टोटलिंग में गलती हो गई, कोई ऐसा क्लेम कर रखा है जो आपको नहीं मिलना चाहिए, वो गलत हो गया, कोई खर्चा आपने नहीं लेस करना था वो आपने लेस कर दिया, कोई आपने पिछला लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं करना था वो कर दिया, डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शन, कोई डिडक्शन आपको मिलनी नहीं थी आपने ले ली, कोई ऐसी इनकम जो ऐड होनी थी आपने ऐड नहीं की, ये सारी चीज़ें आपने गड़बड़ कर दी। अब ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान सारी गड़बड़ करके भेजेगा, मे बी आपके पार्ट पे हो सकता है पॉइंट नंबर 3 में कोई गड़बड़ हो गई हो। जब असेसिंग ऑफिसर का काम किया यही तो है कि वो आपकी रिटर्न चेक करेगा और देखेगा कि वेदर इट इज़ ओके और नॉट। अगर उसको लगता है ओके नहीं है तो वो आपको एक इंटीमेशन देगा, ऐसे नहीं है कि वो अपने आप ही एडजस्टमेंट करता रहेगा, नो, वो आपको इन्फॉर्म करेगा, राइट। वो आपको इंटीमेट करेगा कि भाई ये गड़बड़ कर रखी है आपने, इसका क्या करना है बताओ। पहले तो आपको बोलेगा इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वो फिर आप वेट नहीं करता रहेगा, फिर वो अपने लेवल पे उस एडजस्टमेंट को करके एंड देन आपका कोई टैक्स बनता है। अब मान लीजिए मैंने तो सेल्फ असेसमेंट कर ली और मेरे हिसाब से तो टैक्स गया डिपार्टमेंट को, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने देखा कि मैडम ने तो जी ये एक जो है टोटलिंग में ही गलती कर रखी है, तो उन्होंने तो मेरे पास इंफॉर्मेशन की भेजी, मैंने देखा नहीं ध्यान से और उन्होंने अपने आप एडजस्टमेंट करी और मेरे पास नोटिस आ गया कि भाई आपका तो टैक्स इतना बनता है अभी, और तो ठीक है बनता है, देन मुझे पे करना पड़ेगा। तो वो मुझे बताएंगे कि आपका टैक्स, आपका इंटरेस्ट कोई बनता है और जो आपने पे किया उसके अलावा, तो उसका मुझे नोटिस आएगा, उस नोटिस के हिसाब से मुझे वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी टैक्स उनके हिसाब से बनेगा वो देखेंगे। कोई मैंने TDS VDS दे रखा है, मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है मैं ही TDS कटवाने में मैंने गलती कर ली, या मैंने TDS लेस ही नहीं किया अपने उसमें, तो वो करेंगे ना लेस। मान लीजिए मैंने TDS का प्रूफ तो लगा दिया पर TDS लेस ही नहीं किया, तो मैंने तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, मैंने तो अपना टैक्स इतना ज़्यादा बना के दिखा दिया,
तो वहाँ गड़बड़ होगी ना। तो असेसिंग ऑफिसर ये नहीं है कि सिर्फ आपकी इनकम को ज़्यादा करके दिखाएगा, इनकम को एक्यूरेट करके दिखाएगा, ठीक है। तो वो बताएगा कि आपने जो भी एडवांस टैक्स पे किया है, आपको जो रिलीफ मिला है, आपने जो सेल्फ असेसमेंट पर टैक्स पे किया है, और फिर आपने जब रिटर्न के साथ जो भी सारी चीज़ें पे की, उसके बावजूद भी अगर आपके ऊपर कोई भी अमाउंट बचता है या आपको अगर रिफ़ंड होना है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देगा। कौन देगा? असेसिंग ऑफिसर देगा। चाहे वो रिफ़ंड हो, चाहे वो टैक्स हो, वो आपको बता देगा, ठीक है। और उसके अलावा फिर कोई भी इंटीमेशन आपको 1 साल बीत जाने के बाद नहीं मिलेगी। मतलब विदिन 1 ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 1 साल के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। यानी कहने का मतलब असेसमेंट ईयर के अंदर ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी भी एडजस्टमेंट का कोई लॉजिक नहीं है, सब कुछ ओके है, तो फिर वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे। तो इसका मतलब है कि भैया आपके मामले पे, आपके पार्ट पे कोई गलती नहीं है, सब कुछ ओके है, तो आप अपना आगे चलिए, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? हम इसको यहीं तक सीमित रखेंगे। और बोर्ड जो CBDT है उसने ऑब्वियसली इस तरीके की स्कीम्स बनाई है कि किस तरीके से रिटर्न को जो है वो स्क्रूटिनी की जाती है, चेक किया जाता है, किस तरीके से नोटिस भेजे जाते हैं। ये सारा सिस्टम बोर्ड ने सेटअप बना रखा है, तो उसके हिसाब से ये सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि सेल्फ़ असेसमेंट जो क्या होता है, और सेल्फ़ असेसमेंट के बाद जब असेसमेंट होता है, जो एक जिसे आप कह रहे थे ना कि समरी असेसमेंट या असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, जो आपकी रिटर्न वहाँ गई है उसके बेसिस पे जो आपका असेसमेंट हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।